सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उनको आप किस तरह से देखते हैं? अ, यदि आप थोड़ा-सा और बैकग्राउंड में जाएँगे मेरे फर्स्ट एल्बम से जहाँ से मैंने संस्कृति को लेके काम करना शुरू किया है, उससे पहले यदि मैं अपने टीनेज की बात करूँ तो ऐसा कुछ मेरे ज़हन में नहीं था ये सब। लेकिन अपना जो मेरा नेचर रहा कि मुझे थोड़ा-सा मिक्स करने का, हुँ, रिमिक्स हुँ। करने का मेरा एक थोड़ा-सा पहले से पैशन रहा है, तो उसको भी मैंने फ़ॉलो किया है, तो दोनों को मैं कॉम्बिनेशन करके मैं चलता हूँ। पोसतू कछुमा मेरी भाग्यानी बा पोसतू कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बा रे तुम्हारा जुमा। तो क्या कभी आपको ऐसा मंच की राजनीति का सामना करना पड़ा है? मंच की राजनीति कहाँ नहीं है, घर में राजनीति हो जाती है। आप हुँ। यदि एकता कपूर के सीरियल उठा के देख लेंगे तो राजनीति महिलाएं सबसे ज़्यादा देखती हैं। गड़बड़ वाला हिसाब या फिर हर तरह की राजनीति वाला हिसाब है इसमें भी। गड़बड़ तो क्या बोलें, जिसकी चलती उसकी क्या गलती। आछी लागो मुखे तेरी हिरनी जोशी आंखें आछी लागो मुखे तेरी हिरनी जोशी आंखें मीठी मीठी बाता तेरी प्यारी लागो साथी मीठी मीठी बाता तेरी प्यारी लागो साथी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स पे हम लगातार हर क्षेत्र की बात करते हैं, हर मुद्दे की बात करते हैं और हर उस बात पे बात करते हैं जो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, जो कहीं ना कहीं रह सी जाती है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे एक ऐसे खास मेहमान आए हैं जिनके बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वो उस जगह से आते हैं जहाँ से हमारी माँ गंगोत्री का धाम है, जहाँ रीति रिवाजों को बहुत ही ज्यादा दिल से माना जाता है, बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं रजनीकांत सिमवाल जी का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आईटीजी के जो भी आपके दर्शक हैं, उन सभी का बहुत-बहुत तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि आप गंगोत्री धाम से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहीं से आप आते हैं। एक सीधा मैं सवाल से एक शुरुआत करती हूँ। जी, आप अपने लोक गीतों में जी, कल्चर को ज़्यादा जगह देते हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उनको आप किस तरह से देखते हैं? अ, यदि आप थोड़ा-सा और बैकग्राउंड में जाएँगे मेरे फर्स्ट एल्बम से जहाँ से मैंने संस्कृति को लेके काम करना शुरू किया, उससे पहले यदि मैं अपने टीनेज की बात करूँ तो ऐसा कुछ मेरे ज़हन में नहीं था ये सब। मैं जी। और बच्चों की तरह भी इंग्लिश सॉन्ग सुना करता था, उनसे प्रभावित हुआ करता था। जैसे होता ही है कि हम अपने टीनेज में होते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बिल्कुल। ईज़िली होते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई-लिखाई भी थोड़ा-सा इंग्लिश मीडियम की भी हो जाती है। और उस समय चैनल्स भी जब 92-93 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में था, तो जी। उस समय चैनल्स खुले थे। एमटीवी खुला था, वी चैनल खुला था। चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई थी, दूरदर्शन के बाद की बात कर रहा हूँ। तो उस समय सारे मतलब सारे कंट्रीज़ के गाने जब आपको एक प्लेटफ़ॉर्म में आपको मिल रहे हैं कि वी चैनल में, एमटीवी में, तो उस समय हम सुनना करते थे माइकल जैक्सन, मैडोना। तो हमारा भी यही था कि यार क्या ये तो हमारे लिए, क्योंकि हमारा सीमांत उत्तरकाशी और उसमें भी सीमांत गाँव मुखवा के हुँ। हम रहने वाले, तो वो देख रहे हैं उनकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके वीडियोज़ बड़े अच्छे लगते थे कि यार ये कैसे चल रहा है, मूविंग कैमरा हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगता था। तो हमारी सोच भी वैसी उस तरफ चली जाती है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे हमारी ऐज बढ़ती है और फिर उत्तराखंड राज्य भी अस्तित्व में आया। फिर धीरे-धीरे ऐज के साथ एक परिपक्वता भी आती है। जी। उसी परिपक्वता की वजह से हम फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम दूसरे का संस्कृति तो देख रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो वहीं से वो जो विचार बदलने शुरू होते हैं, फिर हम अपने जो हमारे जो पुराने हमारे जो फ़ोक सिंगर आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जी। स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी, जब हम इनको सुनते हैं तो फिर इनकी इनकी मेहनत उस ज़माने में रही है, जो आजकल तो बहुत ईज़ी है, हर चीज़ थोड़ा-सा बहुत आसानी से आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए उसको।
थोड़ा कर लीजिए, आप हिट हो सकते हैं रातों रात, आप हुँ। रील्स में भी हिट हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, उनके जो हम प्रयास को देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं यार, थोड़ा कुछ तो हमें भी अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए। माना थोड़ा सा भी, छोटा सा भी प्रयास करेंगे तो आगे जाके कोई ना कोई ऐसा हम हमारे बीच में से कोई ऐसा निकलेगा जो इस संस्कृति को और भी आगे ग्लोबल लेवल पे ले जाएगा। तो यही सोच के साथ हमने संस्कृति की तरफ भी ध्यान दिया, लेकिन अपना जो मेरा नेचर रहा कि मुझे थोड़ा सा मिक्स करने का, हुँ, रिमिक्स हुँ। करने का मेरा एक थोड़ा सा पहले से पैशन रहा है, तो उसको भी मैंने फॉलो किया है। तो दोनों को मैं कॉम्बिनेशन करके मैं चलता हूँ, अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखता हूँ और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नए एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। बिल्कुल सर, इसी का तो उदाहरण मैं ये भी मान सकती हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जब हमने गढ़वाली जब सुनते थे, हम तो खुद पहाड़ से आते हैं, तो जी। होता है ना कि पहाड़ में रहने वाला इंसान पहाड़ पहाड़ देख के थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि नहीं, क्या देखने आ रहे हैं लोग पहाड़, हम तो खुद पहाड़ में रह रहे हैं ना। हुँ, हुँ। तो वैसे वाला था कि जब हम बचपन से सुनते हुए आए हैं गढ़वाली गीतों हुँ, को, हुँ। तो हम हमारा भी इंटरेस्ट थोड़ा अलग उनकी तरफ को जाता था। पर जब हमने पहाड़ के गीतों को सुनना अब शुरू किया, कि जो पुराने लोक गीतों के साथ में थोड़ा-सा एक ट्विस्ट दे दिया है कि उनको हुँ, और हुँ। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, तो वो हुँ, हुँ। और ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं हुँ, और हुँ। पसंद भी किए जाते हैं। हुँ, हुँ। ऐसा एक आपका एक गीत आया था भगियानी बॉ, जी, जो जी। बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जी, और वाक़ई में स्कूल हो, डीजे हो, कहीं भी हो, उन गानों पे जो परफ़ॉर्म किया गया है, जो जी, मज़ा आया है, जी। उसकी आपसे मैं थोड़ा-सा स्टोरी जानना चाहूँगी कि उस गीत को, वो गीत कैसे बना? वो गीत एक्चुअली लोकगीत है। जी। वो मेरा कोई लिखा हुआ गीत नहीं है। वो सदियों से लोगों के मेले-थौलों में गाया जाता है, हाँ। और ऐसे ही ये मेरे फ़ादर की डायरी में मुझे वो मिला था, और जगह से भी मैंने फिर और कलेक्ट करने की कोशिश की। मेरा फ़ोकस सबसे ज़्यादा रहता ही उन चीज़ों पे जो दूरस्थ गाँव हैं, और दूरस्थ हुँ। गाँव में जो फ़ोक है, उनको मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें मैंने अपने फ़ादर से सीखी थी कि जो गीत लिखने की क्षमता जो है वो हर किसी में नहीं होती है। मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत, यदि भगवान ने, कुदरत ने यदि मुझे दिया होगा, तो थोड़ा बहुत गाना गाने का दिया है, लिखने का नहीं दिया है हुनर। और तो अ, वो केवल नेगी जी हैं जो मतलब लिख भी सकते हैं, कंपोज़ भी कर सकते हैं और गा भी सकते हैं। वो तो हुँ। मतलब शताब्दियों में कोई एक इंसान पैदा हो सकता है जो जी। इन सब विधाओं में पारंगत हो सकता है। तो मैं लोकगीतों की तरफ ज़्यादा रहता हूँ, और क्योंकि लोकगीत ऐसे होते हैं कि वो लोगों के माध्यम से निकल के आता है, लोगों की खुशियों से निकल के आता है, लोगों की पीड़ाओं से निकल के आता है, तो उसमें जो होता है वो भाव बहुत छिपा होता है। तो हुँ। ऐसे ही वो लोकगीत था जो मुझे मिला था, तो उसको लेके हमने पहले भी उसको बनाया था। 2012 में भी उसको हमने अच्छा। बनाया, उसका ऑडियो निकाला था, लेकिन उसका हुँ। वीडियो नहीं। वीडियो भी बनाया लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया था। अच्छा। दोबारा मैं फिर गंगोत्री चला गया था मंदिर में, मैंने अपनी सेवाएँ दी थी माँ के चरणों में। तो फिर उसके बाद जब 2018 में फिर से दोबारा से इसको कोशिश की कि यार दोबारा से फ़ोक की तरफ आता हूँ, तो फिर मैं गुंजन डंग स्वर्गीय गुंजन डंगवाल अब हमारे बीच में नहीं है। तो उनको, उनके पास मैं इस गीत को लेके गया था कि मैं चाहता था कि इसमें कुछ नए तरीके से नई पीढ़ी को लेके, कि ताकि अपना फ़ोक भी रहे और थोड़ा-सा नए पीढ़ी के हिसाब से भी इसको डिज़ाइन किया जाए। हुँ, हुँ। तो नई पीढ़ी भी जुड़ेगी और जो पुरानी पीढ़ी है वो पुराने फ़ोक को सुन के उसको वो भी आनंदित खुश भी होगी, होंगे। हाँ। तो उसको उनको लेके हमने उसको एक बनाया, उसका ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया। फिर मैं, हमारा पहाड़ी दगड़े प्रोडक्शन है जिसमें गोविंद नेगी जी हैं, जी, जी। सोहन चौहान और सैंडी गोसाई, अब्बू रावत और शैलेन पटवाल जी, इनको लेके पूजा भंडारी उसमें हुँ। हीरोइन थी। तो हम लोग उत्तरकाशी के जो दूरस्थ गाँव है, जखोल, मोरी ब्लॉक में हुँ, पड़ता हुँ, है। हुँ। बहुत सुंदर गाँव है, बहुत सुंदर गाँव है। लकड़ी के मकान हैं, वहाँ का पहनावा बिल्कुल गज़ब का है, बहुत गज़ब का है, और वहाँ की जो मेहमान नवाज़ी वो बहुत अच्छी है। तो हुँ। हमें वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब बिल्कुल वहाँ पे गंगा सिंह रावत जी हैं, उन्होंने हमें अपने घर में रखा, पूरी टीम को हमारे रखा, और 2-3 दिन हम वहाँ पे रहे, और फिर वहीं के लोकल लोगों के साथ उस गाने को बनाया। तो उस गाने को लोगों ने पसंद किया,
तो ये उसकी स्टोरी है और लोगों को पसंद आया तो चल पड़ा गाना। जी, सर आगे की मैं बात शुरू करूंगी, पर जी, मैं चाहूंगी कि आप भगियानी बॉ की कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। अच्छा। पोसतू कछुमा मेरी भाग्यानी बा, पोसतू कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बा, रे तुम्हारा जुमा कूड़ की अटाली मेरी भाग्यानी बा, कूड़ की अटाली इन लाणी चौपाती मेरी भाग्यानी बा, फूटली पटाली बाजे जालू भाणु मेरी भाग्यानी बा, बाजे जालू भाणु बैसाखी कुथालू मेरी भाग्यानी बा, गैल्या गैल्या जानू। बहुत सुंदर सर। और कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आवाज को किसी फिल्टर की जरूरत नहीं होती। जी, वो जब सामने गाए तो उनकी आवाज वही खनक छोड़ती है जो जी, असल में गीतों में सुनाई देती है। जी, तो आपकी आवाज भी सेम वैसी ही है जैसे हमने गीतों में सुनी। एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी, जैसे जी, आपने बताया कि नई पीढ़ी को जोड़कर हम आगे चलते हैं, जो हम्म, सबको जोड़ के रखें। नई पीढ़ी के से जुड़ा ही मेरा एक सवाल है। आज के समय में अगर हम बात करें हम्म, पहले के प्रयासों में, पहले के लोक गीतों को आगे लाने में, या फिर जो गीत होते तो उनको लाने में बहुत मेहनत लगती थी। कैसेट है, रिकॉर्ड है, फिर कैसेट के बिकने के ऊपर बात है, कई हम्म, सारी चीजें। हम्म, आजकल बहुत इजी हो गया है। हम्म, इसी इजी में एक चीज ये भी है कि जो नए आर्टिस्ट आए हैं, हम्म, कई बार गीत ऐसे होते हैं जो रिपीट होते जाते हैं, हम्म, कि पार्ट वन, पार्ट टू, फिर पार्ट थ्री, फिर नाम बदल के या फिर कुछ भी चीजें। तो इस तरह के मॉडर्न चीजों को आप किन तरीकों से देखते हैं? अब ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी सोच है। जी। सबकी यदि पार्ट वन हिट हो जाता है तो उसको पार्ट टू लेके वो आपके यदि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो वैसे ही चलता है, गोलमाल, गोलमाल गोलमाल। रिटर्न, गोलमाल। तो मतलब उसको कैश कराने की कोशिश की जाती है, जिसका यही रहता है कि व्यूअर्स बढ़े, हम्म। वहाँ से इनकम बढ़े, क्योंकि यदि पैसा आएगा तो ही दूसरा गाना बनेगा। तो नियत तो यही रहती है कि कम से कम अर्निंग हो, उस हम्म। अर्निंग से अपना घर भी चले और उससे दूसरे गाने की भी हम लोग तैयारी कर सकें। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी की सोच में ये रहता होगा कि इस तरीके से हम थोड़ा-सा व्यूज़ बढ़ाएँ, उससे अर्न हो और वो करें, अपना हम्म। करें। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हर चीज़ फिर वो पार्ट 2 पार्ट हिट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हिट हो जाए। हिट हो, हाँ। लेकिन कोशिश लोगों की यही रहती है कि वो कैश करना, उसको भुनाना की हम्म। कोशिश होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 आ रहा है, पार्ट 2 आ रहा है और यदि उसमें कोई कंटेंट में मजबूती हुई पार्ट 4th में भी, तो वो हम्म। चलेगा चलेगा, हाँ। और नहीं हुई तो वो पार्ट 1 भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो डिपेंड करता है जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर कि वो क्या हम्म। चीज़ पसंद कर रही है और क्या चीज़ नहीं पसंद कर रही है। कई गाने होते हैं, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है हिट और फ्लॉप का। हम्म। कई गाने हैं जो 3000 रुपए का ऑडियो भी हमने सुना था कि बहुत सुपर हिट हो जाता है, लाखों करोड़ों में चला जाता है और एक गाना जो लाखों रुपए का बनता है वो हज़ारों में भी नहीं चलता है। बिल्कुल। तो ये इसका कोई फ़ॉर्मूला आज तक ना मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में हमने इतने सारे पॉडकास्ट के ज़रिए ही इंटरव्यू देख लिए हैं लोगों के और बड़े-बड़े जो दिग्गज निर्देशक हैं या एक्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें आज तक ये नहीं पता चला है कि इसका फ़ॉर्मूला क्या है, हिट होने का फ़ॉर्मूला क्या है। ये तो आपने मेहनत कर ली अपने तरफ से, अब वो हम्म। प्रकृति है, वो भगवान है और कि कैसे लेके हाँ, जाएगा। वो कहाँ लेके जाएगा, वो हिट होगा, फ्लॉप होगा, ये बात की बात है, ये किसी के हाथ में नहीं है। बस कर्म करते रहिए, इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। बिल्कुल। सर अर्निंग की जब बात आई है तो जी, अगर हम संस्कृति विभाग की बात करें, जी, अभी कुछ टाइम पहले सारे कलाकारों ने मिलकर धरना भी दिया था कि जी। कई सारी जो अनियमितताएं दिखती हैं हुँ, संस्कृति विभाग में, तो किस तरह से देखते हैं आप? और एक बार पहले भी ये चीज़ हुई है, पहले भी ये बात उठी थी कि संस्कृति विभाग के द्वारा कलाकारों को अलग-अलग जगहों पे तो भेजा जाता है, लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं दी जाती है, या जो मेहताना होता है वो बहुत लंबे समय बाद मिलता है। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं? हाँ, मैंने भी ये सब चीज़ें सुनी हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से या कलाकारों के माध्यम से ही मैंने सुनी है कि जो हमारा संस्कृति विभाग है, वो यहाँ के जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, हुँ। उनके साथ
या उनके पेमेंट्स को काफ़ी देर में करते हैं, या वो सुविधाएँ नहीं देते हैं जो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं, हम्म। उनको तो आप एडवांस में सब चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं और लाखों करोड़ रुपए सुनने में आता है कि दिए भी जाते हैं। तो अपने आर्टिस्ट को भुला दिया जाता है, तो फिर उत्तराखंड बनाने की ज़रूरत क्या थी? उत्तराखंड अपने लोगों के लिए हम्म। बनाने के लिए बात हुई थी कि यहाँ का राज्य बनेगा, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ के कलाकारों को एक रोजगार मिलेगा जिसको टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी। अब हम्म। जैसे सुनने में आता है कि 6-6 महीने या साल भर में आपको पेमेंट होगी, तो उस कला की वो एक तौहीन है। बिल्कुल। उस कलाकार के जीवन में आप जाएंगे तो वो कितने गरीबी में जीता है, और हम्म। यदि कोई भगवान ना करे उसके यहाँ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका कौन है साथ देने वाला? तो ये ज़रूरी है, मैं दरख्वास्त करूंगा संस्कृति विभाग से भी और सरकार से भी कि कलाकारों का, जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, उनको उचित उनका मेहनताना दिया जाए और समय पे दिया जाए। कहते हैं न्याय विभाग में भी यही कहते हैं ना कि समय पे जो न्याय नहीं मिलता वो न्याय न मिलने के ना मिलने के बराबर है। होता है। तो ये बात यहाँ भी लागू होती है कि वो जो मेहनताना जो है, यदि वो समय पे न दिया जाए तो मेहनताना भी नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल सर। और ये चीज़ें वाक़ई में थोड़ा-सा है इस तरह के सोचने के लिए कि अगर कलाकार अपनी जेब से लगा के या फिर कुछ भी करके अगर वो उस कला को चुन रहा है, उस कला पे अगर वो काम कर रहा है, तो उसको मेहनताना तो ज़रूर मिलना चाहिए, और समय पे मिलना समय चाहिए। पे मिलना चाहिए। हुँ, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं उस कला को छोड़ने के लिए या उससे हुँ। दूरी बनाने के और लिए। कई उदाहरण हैं सामने पे, कई उदाहरण जिन्होंने छोड़ दिया ये, बिल्कुल। बिल्कुल छोड़ दिया है। वो तो एक लोगों का जुनून है हुँ। कि पहाड़ में हमारी संस्कृति का एक अमूल्य जो एक रस है, वो लोकगीत का या हाँ, संगीत का, लोक संगीत का, वो हमारे रगों में है। हुँ। वो क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों से आए थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो बहुत, जहाँ ना लाइट थी ना टीवी था, हम मेले थौलों में ही, रामलीलाओं में ही, जो रात के खाना खा के 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल जाते थे दूसरे गांव में, जो बीच हुँ। में कोई गांव होता था सराउंडिंग, उसके एक गांव में रामलीला होती थी, तो पैदल जा रहे हैं रात के 1-1 2-2 बजे तक रामलीला मंचन देख रहे हैं, और फिर उसके बाद आ रहे हैं, फिर सुबह उठ के फिर काम पे लग जा रहे हैं। तो कितना जुनून था, तो वो हमारे रगों में बसा हुआ है संगीत। तो वो जो हमारे रगों में बसा हुआ है, जो जो जीन बैठ गया है, तो हुँ। वो जीन हमें इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इस क्षेत्र में बने रहने के लिए प्रेरणा का काम करता है। तो वो चीज़ें, नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इतनी हेल्प सरकार के द्वारा या संस्कृति विभाग के द्वारा हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। इसको किया जा सकता है, अभी भी नहीं कुछ बिगड़ा है। जी। सरकार चाहे या संस्कृति विभाग चाहे तो स्वच्छ मन से, स्वच्छ मति के द्वारा इसको यदि सुधार कर ले तो उनका भी भला है और कलाकारों को तो भला होगा ही। बिल्कुल। सर एक जब सरकार की बात आई है ना तो एक सवाल मेरे मन में आया है कि अगर हम देखें तो हर जगह राजनीति चलती है। जी, चाहे किसी ऑफ़िस के अंदर हो, जी, राजनीति तो ख़ैर राजनीति का क्षेत्र तो है ही, जी। लेकिन ऑफ़िस के अंदर, किसी समूह के अंदर हर जगह राजनीति हुँ, चलती है। हुँ। तो क्या कभी आपको ऐसा मंच की राजनीति का सामना करना पड़ा है? मंच की राजनीति कहाँ नहीं है, घर में राजनीति हो जाती है। आप हुँ। यदि एकता कपूर के सीरियल उठा के देख लेंगे, तो राजनीति, और महिलाएँ सबसे ज़्यादा देखती हैं। तो मतलब उनका इंटरेस्ट है उस हुँ। राजनीति में, नहीं तो चैनल बदल सकते हैं ना। बिल्कुल। आजकल इतने चैनल चल रहे हैं, तो वो क्या चैनल देख रहे हैं? राजनीति ही तो देख रहे हैं। तो जी। मतलब 24 घंटा तो आप राजनीति ही देख रहे हैं ना, तो आपके जीवन में है। और आप राजनीतिक ना होते हुए भी एक दिन राजनीतिक तो बन ही जाते हैं जिस दिन आप वोट देने जाते हैं। भले आप बताते नहीं हुँ। हैं कि मैं किस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, लेकिन आप किसी ना पार्टी को देते हैं, यानी आप उसके विचारों से सहमत होते हैं। हुँ। यानी आप भी राजनीति का पार्ट हैं, और राजनीति क्यों ना हो? सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए क्यों राजनीति होनी चाहिए? पर पर्सन जो उत्तराखंड का है या देश का है, हुँ। उसके लिए राजनीति में हिस्सा लेना भी ज़रूरी है। हुँ। यदि वो हिस्सा नहीं लेगा उस राजनीति में, तो वो अपनी बात को कैसे कैसे रखेगा? सरकार हुँ, तक हुँ, हुँ। रखेगा? तो राजनीतिक होना बुरी बुरी बात नहीं है। पहले कहते थे ना कि अच्छे लोगों को दूर रहना चाहिए। हुँ। अरे तुमने तो पहले ही बुरे लोगों को सौंप दिया ना, ये कह के कि अच्छे हुँ। लोगों को दूर रहना चाहिए। तो फिर चुप रहिए फिर आप। चुपचाप जो सरकार आपने चुन ली है, चाहे वो अच्छी है, चाहे ये बुरी है, तो फिर उसको उसके बारे में फिर आप कहने का भी कहने का अधिकार
अधिकारी नहीं हैं आप, तो आपको राजनीति अच्छी बात है, राजनीति बुरी नहीं है। लेकिन हुँ, अच्छे तौर पे अच्छी नीयत के साथ राजनीति करनी चाहिए। हर चीज़ आलोचना भी नहीं होनी चाहिए, हर हुँ, चीज़ की समालोचना भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे सही करती है सरकार तो उसका समर्थन करना चाहिए, और जहाँ पे सरकार गलत कर रही है, आपको गलत लग रहा है, तो वहाँ पे आपको आलोचना भी करनी चाहिए, और सरकार को भी उस आलोचना को विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए। उसको उसके सुझाव के रूप में यदि उसको लेगी, तो उसके हुँ। सुधार होगा, समाज में सुधार होगा। जो आपके नियम कायदे हैं, उनमें बदलाव होगा समाज की अच्छाई के लिए। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ये बात तो राजनीति की हुई है। मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि जैसे मंच में कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान ऐसा है जिसको बार-बार मौका मिल रहा है मंच का, जी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जिनको कभी मंच मिल ही नहीं पाता है। जी। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं? जैसे कई बार ऐसे हमारे थॉल हैं, हमारे हुँ, मेले हुँ, हैं कि जो लगातार होते हैं, चाहे वो पहाड़ों में हों, हुँ, शहरों में हों, दिल्ली में हों या बाहर कहीं मुंबई में हों, हुँ, कि लगातार वो मेले होते हैं, हुँ, लेकिन उनमें चुनिंदा ही कलाकार होते हैं जिनको बार-बार मौका मिलता है हुँ। या फिर कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? इन चीज़ों को मैं इस तरीके से देखता हूँ, खुले तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि अ, ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं यहाँ पे कि सबको मौका दिया जाए, हुँ, कि सब उस रीच तक पहुँचे, अच्छे कलाकार। तो ये है कि आपकी पहचान है, जान-पहचान है, तो आपको सभी जगह मौका मिलता ही है। मैं खुले तौर पे हम हमें भी बुलाया जाता है, जहाँ मेरी जान-पहचान होती है, भले मैं शोज़ कम करता हूँ, क्योंकि मेरी हुँ, कम जान-पहचान है। लेकिन हम भी यदि कहीं हमें अच्छा लगता है कि हाँ, ये मेरा जान-पहचान का है, तो हम बोल देते हैं कि कभी हमें भी मौका दीजिए, और बोलना पड़ रहा है। या आप यदि नहीं बोल रहे हैं, तो आपको मौका नहीं मिलता है। या आप मैंने तो इतने काबिल लोगों को भी देखा है कि जो बहुत काबिल है। मेरे हुँ, सबसे तो ये बात होनी चाहिए कि काबिल लोगों को खुद ही लोगों को बुलाना चाहिए हुँ, शोज़ के लिए। लेकिन यहाँ जब तक आपको सोर्स नहीं लगाएँगे, थोड़ा-सा आपकी जान-पहचान नहीं होगी, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, यदि आपकी या फिर आप बड़े काबिल हों, यहाँ तो मैंने काबिल लोगों को भी देखा है कि उनको भी नहीं बुलाया जाता है, यदि आपकी जान-पहचान नहीं है। थोड़ा-सा आपको लोगों से मेल-जोल बढ़ाना पड़ेगा राजनीतिक तौर पे, या हुँ, कहीं ये देखा है, मैंने भी उस चीज़ को देखा। मैं औरों की तो बात नहीं करता, मैं खुद ये सारा दोष मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ कि हुँ, हाँ, जितने भी होते हैं कई बार तो खुद भी बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि हुँ, नहीं बुलाया जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी सोर्स लगानी पड़ती है कि हमें बुला दिया जाए, और वो हुँ, मजबूरी है। यदि नहीं बुलाएँगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हुँ, तो ये भी है कि आपकी हाँ, कई लोग इसको मुकर सकते हैं इस बात से, लेकिन वो मुकर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपको बोलना पड़ता है, और कई बार बोल के भी नहीं बुलाया जाता है, ये भी सच्चाई है। और कई बार आप सोचते भी नहीं हो, और वहाँ से कॉल आ जाता है हुँ, कि अच्छा, अरे उन्होंने भी फ़ोन कर दिया, बुला दिया। तो दोनों ही चीज़ है। मतलब कि देखा जाए तो हर तरह का गड़बड़ वाला हिसाब या फिर हर तरह की राजनीति वाला हिसाब है इसमें भी। गड़बड़ तो क्या बोलें, जिसकी चलती उसकी क्या गलती। तो ठीक है, दुनिया है। हुँ, हुँ, आपको अपने संबंध बनाने ही चाहिए। बिल्कुल, हाँ, अपने संबंध हैं, और ठीक भी है, क्या है? बिल्कुल। मार्केटिंग शब्द ही इस चीज़ का नाम रखा गया है ना, लोग एमबीए कर रहे हैं, तो मार्केटिंग जिसकी अच्छी होगी, हुँ, हुँ, तो बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी बड़े-बड़े स्टार को ऐड में लेना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो यदि आपकी मार्केटिंग अच्छी है, तो क्या हो रही है? ठीक है, अच्छा है। बिल्कुल सर। सर एक सवाल भी मैं ये करना चाहूँगी कि आप जैसे मुखबा से हैं, जी, माँ गंगोत्री के चरणों में आप रहते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आप वहाँ अपनी सेवाएँ भी देते हैं। जी। तो सेवाएँ देते हुए आप लगातार अपने पहले के लोगों को भी वही करते हुए देखते आए हैं कि भई वहाँ पे पूजा कर रहे हैं या फिर अपनी सेवाएँ वहाँ दे रहे हैं। तो वहाँ से गीत-संगीत की तरफ को कैसे हो गया रुझान कि नहीं हमको ऐसे ये करना है या हमको गाने गाने हैं, फिर इस तरफ को कैसे? जब आदमी छोटा होता है बचपन में, हुँ, तो उसको ये नहीं मालूम रहता कि मैं किस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। हुँ, हुँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं सेमवाल परिवार में जन्म ले रहा हूँ, या गंगोत्री के एक रावल या तीर्थ पुरोहित के घर में जन्म ले रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था।
और बहुत सालों तक नहीं मालूम था और ना मुझे ये बताया गया था। मेरे माँ-जी पिताजी ने कभी ये मन में ये नहीं डाला कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। हम्म। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो भी करना है आप अपने मन मर्जी से जो आपको लगता है वो करिए। तो उस समय हम क्रिकेट खेलते थे। तो मैं अपनी बात यदि ये करूँ तो मेरे सपने तो हर क्लास में बदलते गए। मुझे आज भी हर या बच्चे की तरह। हाँ, हर बच्चे की तरह शायद होता होगा। हम्म। मुझे आज भी याद है कि हम मेरे फ़ादर की पोस्टिंग मेरे फ़ादर सप्लाई इंस्पेक्टर थे। हम्म। चिन्याली सौड़ में थे। तो लास्ट बॉल पे रवि शास्त्री साहब ने 6 मारा था या 4 मारा था और वो ये 82-83 की बात है। हम्म। तो उनको कार मिली थी और हम रेडियो पे उस चीज़ को सुन रहे थे। तो उसके अगले दिन से मेरे को क्रिकेटर बनना था। कि फिर मैं कार चाहिए हाँ, है। फिर थोड़े 1-2 साल बाद मैं वहाँ पे पूरा पिक्चर हॉल तो नहीं था उस जगह पे, हम्म। उत्तरकाशी से दूर एक चिन्याली सौड़ा एक जगह है। हाँ जी। तो वहाँ वीडियो हॉल चला करते थे, वो भी जानने वाले थे, डोडी अंकल हम कहते थे। तो उनका वहाँ मिथुन चक्रवर्ती जी, अमिताभ बच्चन साहब की मूवी, सनी देओल साहब की मैंने फ़िल्में देखी थी। तो उनको देख के फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो एक्टर बनूँगा। फिर बीच में जब 9th-10th में आया तो उस समय बड़े छापे पड़े थे सीबीआई के। हम्म। ये 91-92 की नए-नए घोटाले हो रहे थे सीबीआई का। हम्म। तो मैंने बोला यार ये सीबीआई ऑफिसर बड़ा अच्छा है, तो मैं सीबीआई ऑफिसर बनना चाहता था। उस समय आपको ये भी नहीं पता था कि मैं गंगोत्री का परिवार का और ना कभी दिमाग में आता है, हम्म। बिल्कुल नहीं आता है। उस समय आप अपनी ही धुन में रहते हैं, आपकी अपनी मित्र मंडली रहती है, उसमें अलग ही दुनिया अलग होती ही है। दुनिया होती है और जो सबसे बेहतरीन दुनिया आज तक मैं 46 का हो रहा हूँ, हो चुका हूँ। तो इस दुनिया में मुझे वो जीवन जो था, स्कूल का और कॉलेज का, वो जीवन सबसे पावरफुल लगा, सबसे एन्जॉयमेंट वाला लगा। हम्म। उसमें आप सब कुछ होते हैं, सही आपसे बात। बढ़ के कोई नहीं होता। माता-पिता होते हैं बस और फिर आपकी दुनिया होती है, आपके दोस्त होते हैं। हम्म। तो उसी में मेरे फ़ादर बहुत अच्छा गाना गाते थे। सब वो जबकि सरकारी सेवा में थे, हम्म। उनको लोकगीतों का श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और उनका जो ऑफ़िस था अगल-बगल में, वो सूचना विभाग में थे अंकल हम्म। नेगी जी हम्म। और मेरे फ़ादर सप्लाई। तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। आज भी हम उनको चाचा जी बोलते हैं। हम्म। तो उनकी बैठते थे, उठते थे। लेकिन मैंने हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बहुत चलते थे हमारे यहाँ। वो मेरे फ़ादर किशोर कुमार जी, उनके गाने बहुत सुना करते थे। लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि मतलब सिंगिंग। तो फिर 10th क्लास में जब आया, तो मेरे को अपाचे इंडियन फर्स्ट एल्बम आई थी, हम्म। अरेंज्ड मैरिज। जब मैंने उनको सुना, हम्म। तो तो फिर उस समय आदमी ये नहीं सोचता ना कि मैं पहाड़ी आदमी हूँ, गढ़वाली हम्म। हूँ, नहीं। उस समय उस टीन एज में आपके सामने क्या आ रहा है? वही एमटीवी पे जब उनके गाने आते थे, उनके बाल यहाँ से कट हुआ करते थे और उनका नाम अपाचे इंडियन। मैंने हम्म। बोला, यार ये भी बड़ा अच्छा नाम है, अपाचे इंडियन। अपने हम्म। नाम से ही इंडियन नाम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम्म। तो मैंने बोला ये जो व्यक्ति है नाम से ही है पूरा इंडिया का नाम कर रहा है और एक नया फ्लेवर, हम्म। मोनोटोनस नहीं था, नया फ्लेवर था, नई चीज़ थी। तो मुझे हम्म। नया जो होता है वो पसंद है। हम्म। तो वहाँ से मैंने सोचा था कि यार ऐसा कुछ मैं करूँगा अपने पहाड़ी गाने में कि इसको ऐसा करेंगे कि ताकि विदेश में भी बजे ये गाना। हम्म। यदि उनका गाना मैडोना या माइकल जैक्सन का गाना मेरे गांव में बजता है या उत्तराखंड के गांव में किसी बच्चे के सुन रहा है तो उनके गांव के बच्चा भी हमारे पहाड़ी गाने को क्यों नहीं सुनता है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ प्रयोग हमें भी करना चाहिए कि हमारा पहाड़ी गाना उनके यूएस के किसी गांव में भी बज रहा हो। तो वहां से ये मैं सिंगिंग के प्रति सोचना शुरू किया था। अच्छा, हाँ, पर ये एक ऐसा सपना था जो उसके बाद बदला नहीं। हाँ, बदला नहीं लेकिन उस रूप में किया भी नहीं। हम्म। अ, परिस्थितियाँ होती हैं, हम्म। टाइम होता है, आप सिर्फ़ सोचते हो, आप करते भी हो लेकिन कोई और एक शक्ति होती है जो आपको अ, आपके हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से आपको हैंडल करती है कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उस हिसाब से जिस हिसाब से मेरे को प्रकृति ने मेरे को शक्ति दी, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। हाँ, बहुत बेहतर कर सकता था, नहीं कर पाया। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि हाँ,
हम इससे और ज़्यादा बढ़कर या फिर और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। पर अगर सर हम आपको देखें तो आपने बहुत कुछ किया है। अगर हम संगीत के मामले में अगर हम बात करें लोक संगीत के मामले में कि पुराने लोक को नई चीज़ों से जोड़कर आगे लाना, प्रेज़ेंट करना और लोगों तक पहुँचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के समय में सर हम खुद की अगर हम बात करें क्योंकि हम खुद को उस जनरेशन के मान सकते हैं कि जहाँ पर लोक खत्म हो रहा है और नया शुरू हो रहा है, बीच की जनरेशन के लोग। तो हमें अगर वो गाने पसंद आ रहे हैं, हम वो गानों को अगर भुला नहीं पा रहे हैं, तो हमारे बाद के जो लोग हैं ना, उनके भी दिलों में वो गाने कहीं न कहीं ज़रूर बसेंगे। सर एक बात आपने कही है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं और उत्तराखंड से हैं हम लोग, उत्तराखंड की संस्कृति को करीबी से देखते हैं, करीबी से जानते हैं। एक सवाल पूछना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है, वो इस वजह से कि एक भ्रांति फैला दी गई है समाज में उत्तराखंड के कल्चर को लेकर, यहाँ के देवी-देवताओं को लेकर। भ्रांति या यूँ कहें कि जो एक डोली का जो मान्यता है, जिस मान्यता को हम दिल से मानते हैं, हम समझते हैं उस आशीर्वाद को, उस शक्ति को, उसका थोड़ा-सा जो है मज़ाक के तौर पर समाज में दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे या फिर कई जगहों पर। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? जो डोली वाली चीज़ें होती हैं? मैं भी बहुत मानता हूँ अपने देवी-देवताओं को, जो कुल देवी-देवता होते हैं या हमारे उत्तराखंड में जितने भी देवी-देवता हैं, उनको मानते हैं। लेकिन कुछ जगह 1-2 अनुभव मेरे भी बहुत बुरे रहे हैं कि हुँ, देवताओं के नाम पे कुछ कुछ लोग कुछ लोग। कुछ लोग हुँ, उस चीज़ को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैंने भी देखा है, हुँ, उसका प्रमाण मैंने भी देखा है। और वो शक्तियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके नाम हुँ, का भी किया जा रहा है, कुछ एक जगह पे, पूरी जगह नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ एक जगह पे किया जा रहा है। लेकिन प्रमाण है, उनका भी वक़्त है, उनका भी समय है, जब वक़्त का पहिया घूमेगा तो वही देवी-देवता उनसे उस चीज़ का हिसाब माँगे, वो अपने कर्मों का फल ज़रूर भुगतें, जो कर रहे हैं, यही है। अ, सर बिल्कुल आपने ये सही बात कही है कि भई जो कर रहा है, हुँ, वो कहीं न कहीं उनका दुष्परिणाम हुँ, ज़रूर भुगतेगा। हुँ, सर एक सवाल ये भी है, सवाल भी नहीं मैं इस चीज़ को आपसे मैं जो एक हमारी चर्चा है उस चर्चा जी। में इसको इंक्लूड करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ़ गढ़वाली सुन रहे हैं या फिर हुँ, सिर्फ़ हुँ, कुमाऊनी सुन रहे हैं या सिर्फ़ जौनसारी सुन रहे हैं। हुँ, लेकिन आपने जो है अभी आपका एक गीत जो है जौनसारी का भी आया है तो उसके बारे में कुछ बताइए कि जौनसारी कल्चर को आप किस तरीके से देखते हो और किस तरह से उसको मानते हो? क्योंकि जौनसारी का अगर हम कल्चर देखें, हुँ, एक जौनसारी का और एक चमोली साइड का, हुँ, ये सबसे भिन्न दिखते हैं। हुँ, हुँ। तो आपने तो जब उसका गीत बनाया, उस बारे में सोचा, तो किस तरह से उसको नज़दीकी से देखा? ये जौनसारी गीत लिखा है प्रमिला जोशी जी ने, हुँ, और ये मैं 2014 में इसको गा चुका हूँ। अच्छा। और ऐसे मेरे पास 15-20 गाने ऑडियो बन के तैयार हैं, हाँ, हाँ। रखे हुए हैं, बस अब वो निकलने शुरू हुए हैं। तो जो मैंने अपने जो कल्चर के नाम पे देखा है, सभी जगह का होगा, कुमाऊँ का भी बहुत अच्छा है, हाँ। अपना गढ़वाल का भी। लेकिन जो जौनसार, जौनपुर, रवाईं, हाँ। उत्तरकाशी का जो यमुना वैली का जो है या गंगा वैली का है, हुँ, उधर मैंने बहुत प्यारा कल्चर देखा है। या ये कह सकता हूँ कि मैं उधर ज़्यादा घूमा हूँ तो शायद उसके बारे में मैं ज़्यादा बता सकता हूँ। चमोली का बहुत अच्छा जो बिल्कुल। है, वो हुँ, मैंने देखा है। तो अ, जो जौनसार है, जौनपुर है, इनका और काफ़ी कुछ समानताएँ हैं, बहुत कुछ समानताएँ हैं। थोड़ा हिमाचल से भी मिला हुआ है, हाँ। मौरी वाला इलाका वो भी हिमाचल से थोड़ा मिला हुआ है, तो इनकी संस्कृति आपस में काफ़ी कुछ मिलती है। हमारे देवी-देवता भी जो मेरे खुद हाँ, समेश्वर देवता हैं, वो भी कुल्लू से चले हुए हैं। बिल्कुल, कुल्लू, बिल्कुल। कश्मीर और फिर हाँ, कश्मीर से इधर आए। तो जब देवी-देवताओं का आदान-प्रदान इधर हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उनके साथ संस्कृति संस्कृति भी बिल्कुल, बिल्कुल। इधर-उधर हो रही हुँ, होगी। तो एक अलग तरीके का, एक तो वहाँ परिवारों की बड़ी जो भूमिकाएँ हैं, हुँ, एकल परिवार की जो बात है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आजकल कोई साथ नहीं रहना चाहता। एक हाँ। माँ-बाप के 4 बच्चे हैं, सब उन चारों चारों अलग-अलग हैं। चारों उन माँ-बाप ने चारों बच्चों को एक साथ पढ़ाया।
लेकिन बड़े होके वो 4 बच्चे कहते हैं कि अब ड्यूटी लगा देते हैं कि 6 महीने अब तुम रखोगे, 6 महीने तुम रखोगे या साल भर हम्म, तुम रखोगे, साल भर। मतलब कोई भी बच्चा अपने माँ-बाप को अपने साथ रखने को तैयार नहीं होता है। लेकिन हम्म, आप यदि जौनसार जाएँगे, जौनपुर जाएँगे, रवाई जाएँगे तो और गंगा घाटी में जाएँगे जो इधर भी है और जगह भी होगा, तो ये जो वहाँ पे संयुक्त परिवार है, 50-50 लोग एक परिवार में, उनका खाना एक साथ बनता है, हम्म, उनके बच्चों की पढ़ाई साथ होती है। तो ये बहुत बढ़िया कल्चर है और वहाँ की आप यदि मेहमान बन के चले जाएँ, तो वो भगवान मानते हैं हम्म, कि वो कोई उनके घर में मेहमान आ गया और उनका पहनावा, उनका खान-पान, उनका अपनत्व, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वहाँ का। तो मेरा था कि मुझे ये जौनसार का जबकि मैं तो गंगा वैली से बिलॉन्ग करता हूँ टकनौर क्षेत्र से, हाँ, तो फिर मैं लेकिन वहाँ के गाने की एक बहुत अलग मिठास है। हम्म, चाहे वो जौनसार हो, जौनपुर हो या रवाई हो, हम्म, यहाँ के जो लोकगीत हैं, वो बहुत मिठास लिए हुए हैं, बहुत कैची हैं, बहुत मेलोडियस हैं। तो इसी को लेके मैं माँ प्रमिला जोशी जी के पास गया था। तो उन्होंने मेरे पहला एल्बम जो था टिकुलिया मामा, हम्म, उसमें गाना गाया था आपू दे सजाई माँ। हाँ। तो वो गाना बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा, बेहतरीन। ये गाना मतलब मैंने सुना बहुत बार पर मुझे पता नहीं था कि ये गाया किसने हाँ, है। वो प्रमिला जोशी जी ने गाया है। हम्म, वो लिखती बहुत बेहतरीन जैसे हमारे गढ़वाल में श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी गाने लिखते हैं, जौनसार में वैसे गाने हम्म, प्रमिला जोशी जी लिखती हैं, बहुत कमाल का लिखती हैं। तो उनके पास गया था, उन्होंने ये गाना मुझे लिख के दिया था और फिर इसको रंजीत सिंह जी इसके म्यूज़िक अरेंजर हैं, हम्म, उनके साथ मिलके हमने इसको कंपोज़ किया और अभी जाके हमने 1 महीने पहले जाके नागठाट के बगल में बिसोई गाँव है। बिसोई। बिसोई गाँव है, वहाँ पे महासू देवता जी का हाँ, हाँ। बहुत शानदार मंदिर है। तो वहीं पे हमें हमारे बड़े भाई साहब हैं अमिन बिष्ट जी और उनके माध्यम से हम इंद्र सिंह नेगी जी वहाँ के सचिव हैं टेम्पल बोर्ड के अच्छा। महासू देवता जी। हम्म, तो उनकी सहायता से हम लोगों ने वहाँ पे इस गाने को शूट किया है। तो अ, हमारे उससे तो अच्छा बना है, अब तो बाकी तो पब्लिक भगवान होती है, वही डिसाइड करेगी कि कैसा बना है। सही, इस गाने की कुछ लाइनें हमें भी सुना जी, दीजिए। हाँ, कोशिश करता हूँ, मेरे को गाना की लाइनें मैं अक्सर भूल जाता हूँ, फिर भी हुँ। आछि लागो मुखे तेरी हिरनी जोशी आँखी, आछि लागो मुखे तेरी हिरनी जोशी आँखी, मीठी मीठी बाता तेरी प्यारी लागो साथी, मीठी मीठी बाता तेरी प्यारी लागो साथी, कोके जी कुड़ी रखूं क्यों आखी दे आंसू तेरे प्यारों दा ल्या पुकारी है नोड़ी का मासू दूसा आईना चैन मुके नींदो आईना राती आछी लागो मुखे तेरी हिरनी जोशी आँखी। ये गाना ये हिमांचली बिल्कुल मतलब उस तरह से हाँ, टच ये है टच इसमें। है वो जौनसार का जो इलाका है, जौनपुर, जौनसार और हिमाचल ये हम्म, थोड़ा-सा आपस में मिलते-जुलते हैं, तो हम्म, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हिमाचल का पैटर्न है, लेकिन ये जौनसारी सॉन्ग है, जो हाँ, जौनपुर में भी है और उत्तरकाशी में तो लगभग अ, सुने जाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सुने जाते हैं। हाँ, अ, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इन गीतों का जौनसारी हो, जी, जौनपुरी, इन गीतों का चलन कुछ ज़्यादा होने लगा है, बहुत काफ़ी बहुत ज़्यादा होना है, ज़्यादा। अब तो शादी-ब्याहों में अब तो ये बहुत ज़्यादा, शादी तो बहुत बिना ज़्यादा। हारुल के तो हाँ, मुझे लगता है कि डीजे तो चलता नहीं है नहीं बिना हारुल चलता है, के। हाँ, तो यदि ये गाना हाँ, हाँ। अगर मैं खुद की बात करूँ तो हम लोग गढ़वाल से आते हैं, जी, तो इतना ज़्यादा जो है जौनसारी या कुमाऊनी उतना नहीं समझ में आता है। जी, लेकिन ये गाने बहुत कैची से हैं, जी, ईज़ी हैं समझने के लिए, तो जी, बहुत जी। सुंदर गाना है सर ये। हाँ, जैसे ही मतलब ये गाना बना था हुँ। और हमने जो इस गाने के निर्माता हैं, वो श्री नवीन टोलिया जी, वो कुमाऊँ से ही हैं हाँ, हाँ। और बहुत संस्कृति प्रेमी हैं। उनका चांदनी एंटरप्राइज़ जी। करके वो है और वो मतलब दिल खोल के मतलब संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी नज़र हुँ। में आज की डेट में यदि कोई इतना शायद ही कोई प्रमोट कर रहा हो बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिस्ट को। हुँ। मतलब वो भी उनको बोलता है या वो खुद ही बोल देंगे या खुद उनके से कोई भी बोल देगा कि आपके चैनल से मुझे गाना चाहिए, तो उसको बहुत प्रमोट करते हैं। तो वो हुँ। तो कुमाऊँ से हैं,
लेकिन उनको जॉन सर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा गाना लगा है ये, इसको करते हैं। तो मैंने, हुँ, भाई साहब हम तो चाहते हैं कि आपके चैनल से ये गाना आए। तो बिल्कुल। इस यहाँ ऐसे कोई नहीं है। इसमें सीमाएँ नहीं है कि कुमाऊँ, गुडवाल, जॉन सार, हुँ, संगीत की कोई सीमा नहीं होती है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, सीमा नहीं होती है। वो सीमा से परे होता है। बस बिल्कुल। उसमें आपकी मिठास होनी चाहिए, उसमें आपकी नियत बहुत अच्छी होनी चाहिए और साफ दिल से बनाया हुआ, लोगों को पसंद आने वाला बनाएँगे तो वो सिर्फ़ उत्तराखंड में नहीं, यदि हम अपने यूट्यूब चैनल के प्रोसेस में जाके देखते हैं तो वो गाने कहाँ यूएई में भी हो रहा है, ओमान में भी, नेपाल में। मैंने तो जब हुँ, चैनल में मैं अपने देखता हूँ तो कहाँ-कहाँ के लोग उसको सुन रहे हैं। तो म्यूज़िक की कोई भाषा और ये सब नहीं है। बिल्कुल, भाव होना भाव चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। वो कहीं भी आपको क्लिक कर सकता है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और सर एक सवाल, जैसे आपने कहा भी है कि जी, बहुत कम लोग हैं जो इतना खुल के संस्कृति को सपोर्ट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, जी, सबसे बड़ी बात है जी, ना। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में इस समय में आपको ऐसे कौन लोग हैं, कौन गीत संगीत वाले, गाने वाले, लिखने वाले, ऐसे कौन लोग हैं जिनको देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये थोड़ा हटके कर रहे हैं, ये थोड़ा जो है संस्कृति को दिल से कर रहे हैं, दिल से प्रमोट कर रहे हैं? मैं अपनी कमज़ोरी बता दूँ कि मैं सुनता कम हूँ, हुँ, जो सबसे बड़ी वीकनेस है। हर एक कलाकार को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, बिल्कुल। तो ही वो गाना वो सक्सेस हो सकता है अपनी लाइफ़ में। जब तक सुनेगा नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो कमज़ोरी मेरी है, तो मैं सबसे कम सुनता हूँ। तो मैंने जितना भी थोड़ा बहुत सुना है, तो हाँ, एक दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे बीच से गुंजन नंगवाल चले गए। बिल्कुल। वो उत्तराखंड की तो क्षति रही संस्कृति के लिए। वो मेरे लिए पर्सनल बहुत बड़ी क्षति दे गए। हुँ, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था कि मुझे इस तरीके का इस गाने को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, जिसमें फ़ोक भी हो, नया भी हो, तो वो गुंजन कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। तो गुंजन की अगर एक बात, आपका आपका भी उनके गाने में एक होता जो पहाड़ी एक्apella ए बना, कैपेला हाँ, 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 तो तो वो तो उन्होंने बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ शुरू नेक्स्ट की थी। लेवल उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने प्ले हाँ। नहीं किए गए थे। तो उसी गुंजन ने ही मुझे कहा था कि भैया आपको इस तरीके से हम दिखाएँगे, इस तरीके से आप लास्ट में आएँगे, इस तरीके से। हुँ, तो मैच करता था ना आपका। कई बार हम गाने होते भी हैं हमारे पास, हम मतलब उसको गाने को बनाते नहीं हैं। क्योंकि हुँ, हमें ये लगता है कि जो ये मेरी सोच है, इसको डेवलप करने के लिए वो व्यक्ति तो होना चाहिए। अब हाँ। पहली एल्बम टिकुलिया मामा में उसमें मेरे साथ अमित विश्नोई साहब थे। हुँ, हुँ। अब वो मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। तो मेरी सोच के हिसाब से गाना बनाने वाला भी तो चाहिए। अब मेरे पास है, अब मैं किसी ऐसे को दे दूँ, जिसने उस गाने का सत्यानाश कर देना है, तो तो उससे बढ़िया तो हुँ, मन मर जाता है। तो इस वजह से मेरे गाने भी कम आते हैं। तो गुंजन के साथ मैंने काम किया था, तो 2-3 गाने थे। अभी एक है मेरे पास, उसमें हमने उसका भी शूट किया है। हुँ, वो गुंजन ने ही उसका म्यूज़िक अरेंज किया था। तो वो इस गाने के बाद जो अभी आछी लागू आएगा, उसके बाद वो गाना उसका भी हमने शूट कर लिया आएगा। तो उसमें भी देखना आप कि गुंजन ने कितनी मेहनत से वो गाना बनाया है। तो यही है, नए लड़के हैं, अ, सभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रोहित चौहान बहुत अच्छा करते हुँ, हैं। रूहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्रद्धा एक पांडे हैं, एक नई हुँ। सिंगर आई हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो लगभग सभी नए पीढ़ी में तो यही मैं देख रहा हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और नई जी। पीढ़ी को मुझे लगता है कि आगे आना भी चाहिए हाँ जी। कि संस्कृति को हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक वो कहते हैं ना कि अलख जला दी है। जी, आगे ले जाना या बढ़ाना नई पीढ़ी का काम है, जी, और कहाँ तक वो ले जा पाएगी वो भी उन्हीं के हाथों में है। जी, जी, सर एक सवाल मैं एक और आपसे करना चाहूँगी। आप पहाड़ों में रहते हैं, शोज़ के लिए भी कभी पहाड़ों में ऐसी-ऐसी जगहों पे जाना पड़ता होगा जो थोड़ा दूरस्थ होती है। आप तो ख़ैर खुद ही मुखबा जैसी जगह से हुँ, आते हैं। हमारे पहाड़ों में ना
कई सारी जब कहते हैं ना कि देवी-देवता हैं तो बाकी चीज़ें भी हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रोग्राम के लिए ऐसी जगह पे गए हों कि जहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव सा ऐसा कुछ लगा हो? नहीं, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है। अच्छा। आज तक नहीं हुआ है। नेगेटिव आज तक नहीं हुआ है। मतलब इन चीज़ों से सामना नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि किसी जी। गाँव में जाते हैं, हुँ, वहाँ से या तो किसी ने डरा दिया, कुछ हो गया। जैसे भी कुछ समय पहले जब पूनम सती जी आई थी ना, जी। तो उन्होंने भी अपने मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हमसे शेयर किए थे कि भई ऐसा ऐसी जगहों पे गए कि हम डर गए कि भई इंसान है या कौन है या क्या चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ है कभी। लेकिन हाँ, हम अपने गाँव जाते थे तो रखवाली होती थी पूरे हाँ, गाँव हाँ, की। हाँ। करते थे या वो पंडों करते थे, हाँ, केर देवी टाइप हाँ। हाँ, वो कि हाँ, कील देते थे चारों तरफ हाँ। गाँव की, आज बाहर नहीं जाना है, कीलेंगे। तो ये सब तो एक प्रोसेस था देवी-देवताओं का अपने तरीके से गाँव को सुरक्षित रखने का, बिल्कुल। ने नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं उनको बाहर रखने का। हुँ। ऐसा तो हमने देखा है, गाँव में देखा है, लेकिन ऐसा नहीं अपने सामने में कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे कि कोई ऐसा डर और बिल्कुल। भय हो। सर चर्चा हमारी काफ़ी अच्छी रही है, लंबी रही है और इसी चर्चा में मैं कुछ सवाल आपसे और करना चाहूँगी हाँ, फिर हम बिल्कुल करिए। फिर उसके हाँ, बाद ही हाँ। हम समाप्त करेंगे। जी। चर्चा स कुछ होता है ना कि बात करते-करते अचानक क्लिक कर जाता हुँ, है या याद आ जाता है कि हुँ, अच्छा हुँ, ये भी रह गई, अभी ये भी हुँ, बात करनी थी, ये भी हुँ, पूछना था। हुँ, आपका ना कुछ हिंदी गाना भी आया था शायद, हुँ, हुँ। जो उस समय उतना ज़्यादा तो नहीं चला, लेकिन कुछ हिंदी में भी आपके गीत थे, तो हाँ, उनकी क्या कहानी रही है? पहले मैंने आपको वही कहा कि मैंने जी, पहले पहाड़ी गाने नहीं गाता था। जी। वही टीनेज में उस समय सपने तो यही होते थे ना कि अपना एल्बम निकलेगा, मैग्ना साउंड होती थी कंपनी। हुँ, हुँ। पॉप एल्बम को वही पॉप सॉन्ग को वही प्रमोट करती थी कंपनी, अब तो बंद हो गई है। तो उस समय आते थे सोनू निगम साहब का भी, उससे पहले अलीशा चिनॉय का आता था, बाबा सहगल का, अपाचे हुँ, इंडियन हुँ, साहब, जहाँ से मैंने शुरुआत हुँ। की थी। तो यही था कि पहले हिंदी पॉप, हिंदी रैप सॉन्ग से हमने शुरुआत करने की कोशिश की थी। मैं हिंदी पहले गाना गाता था। वो तो हुँ, धीरे-धीरे फिर चेंज हुआ कि हाँ, नहीं यार, अब पहाड़ी गाने भी हुँ, अपना हुँ। जो फिर समझता है ना आदमी की धीरे-धीरे आदमी को अपनी हैसियत पता चलती है, उसको अपनी करना औकात क्या है? औकात पता चलती है हाँ। कि यार नहीं यार, हमारा अस्तित्व क्या है? हुँ, हुँ। हम कहाँ से आए हैं? पहले तो हवा में उड़ता है ना आदमी, 7वें आसमान में रहता है उस समय कि मैं तो अ, आसमान फाड़ दूँगा, हुँ, हुँ। ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। फिर धीरे-धीरे आदमी को पता चलता है कुछ नहीं, जितना करना ये है। करना ये है। धीरे-धीरे वो शक्तियाँ जो हैं, हुँ, हुँ। प्रकृति है, भगवान है, वो आपको प्रेरणा देती है कि नहीं, आपको ये करना है। तो हुँ। मैंने हिंदी गाने में पहले गाता था। वैसे ही वो हिंदी जो आप कह रहे हैं, तो वो निकाला था वो, अभी भी यूट्यूब पे है वो। अभी भी अच्छा। यूट्यूब पे है। तो हिंदी गाने का पहले से स्टार्टिंग मेरे को हिंदी पॉप का बड़ा शौक था। हुँ, तो हुँ। मैं वो गाने गाता था। फिर पहाड़ी गाने तो मैंने बाद में शुरू किए। बिल्कुल। सर इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले जी। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे और फिर उसके बाद हम करेंगे अपना ख़त्म। पर मैं जी। एक लास्ट सवाल आपसे पूछती हूँ जी। कि आज के टाइम पे जब आप संस्कृति की जब हम बात करते हैं और संस्कृति को जिस तरह से सोशल मीडिया में दर्शाया जाता है और एक्चुअल में जो संस्कृति हमारे पहाड़ों में है, इन दोनों में आप कितना डिफ़रेंस देखते हैं? बीच में तो ये लगता था कि गायब-सी हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ देख रहा हूँ कि फिर से वापसी हो रही है। लोग उन चीज़ों को अपनाने लग गए हैं। बीच हुँ, का दौर थोड़ा-सा मुझे लगा था कि डाउन जा रहा है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि एक मतलब लोग करने लग गए हैं। नई पीढ़ी भी उस चीज़ में हुँ, पहले आसानी से नहीं उसको एक्सेप्ट करती थी, लेकिन अब की पीढ़ी आने लग गई है। अब की पीढ़ी अपने कल्चर को समेटना चाहती है अपने में, उसको मतलब आत्मसात करना चाह रही है। तो उसके लिए जो जितने भी सिंगर हैं, हमारे श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम बर्तमान जी, गजेंद्र राणा जी, किशन महिपाल जी, हुँ, मंगलेश डंगवाल जी, वीरेंद्र राजपूत जी, साहब सिंह रमूला जी, स्वर्गीय पप्पू कार्की जी, वहाँ से बहुत अच्छे सिंगर, स्वर्गीय प्रहलाद दा और हुँ, उम, कई सारे सिंगर उधर कुमाऊँ से भी हैं, जौनसार से भी हैं। इन लोगों ने एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया है कि लोग जो नई पीढ़ी है, वो उसको आत्मसात कर रही है। अब वो
तांदी भी लगा रही, रासो भी लगा रही हाँ, है, जो कर रही है, तो वो उस चीज़ को रिवर्स कर रही है। तो मुझे खुशी है कि इस बात की कि वो अपना रही है। वो घर से शुरू होता है, बिल्कुल। वो घर से शुरू होता है। अब जैसे पंजाबी फैमिली में देखो तो वो बच्चे बचपन से पंजाबी बोलते हैं, मैंने नहीं बोली गढ़वाली, हुँ, ये मेरा फ़ॉल्ट है, ये मेरी गलती है। या मेरे कहूँ कि एनवायरनमेंट की गलती रही हुँ, कि मैंने हिंदी ही बोली, गढ़वाली नहीं बोली। पंजाबी फैमिली में पंजाबी बोला जाता है। बंगाली फैमिली में बच्चा बंगाली ही बोलता है। बिल्कुल। साउथ का बच्चा तमिल बोलता है, कन्नड़ बोलता है, साउथ की लैंग्वेज को बोलता है। हमारे यहाँ घरों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि घरों से शुरुआत नहीं करेंगे तो मुश्किल है। हुँ, तो माँ-बाप को ये चाहिए कि पहले वो अपने बच्चों के साथ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी, रवाई, रवाल्टा जो है, उस भाषा में उस चीज़ को बोले। हिंदी वो सीख रहा है, वो हिंदी सीख लेता है। हुँ, इंग्लिश वो सीख लेगा, स्कूलों में बहुत अच्छे स्कूल खुल गए हैं। इंग्लिश वहाँ बोल देगा। घर में इंग्लिश बोलवाने की चेष्टा मत करिए उससे। उसको गढ़वाली सिखाइए, गढ़वाली में बोलना तो वहीं से जब नींव पड़नी शुरू होगी, बिल्कुल। तो वहीं से प्राउड फील करना शुरू करना पड़ेगा कि हाँ, जो वहाँ से प्राउड फील करेगा ना, तो फिर वहाँ से वो चीज़ें निकल के आएँगी। अब घर में भी हिंदी बोलेगा, ठीक है, हमारी मातृभाषा है, ये है। हुँ, अंग्रेजी वो सीख ही लेगा, लेकिन जो हमारी अपनी भाषाएँ हैं, क्षेत्रीय बिल्कुल। भाषाएँ, नहीं तो वो खत्म हो जाएँगी। तो प्राउड फील करिए, पहले अपने बच्चों को प्राउड फील करें। पहले तो अपने आप माता-पिताओं को प्राउड फील प करो कि हम गढ़वाली हैं, हम कुमाऊनी हैं, हुँ, हम जौनसा हैं, उत्तराखंडी हैं। इसमें भी ये है कि सबसे ऊपर हम उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंडी। तो वहाँ से आप अपनी बोलियाँ बोलना शुरू करेंगे घर के अंदर, तो ही शुरू होगा ना। अब वहीं आप बोलेंगे कैट, मैट, चैट, तो फिर तो हो गया काम। हुँ, तो वहाँ से जो हमने गलतियाँ की, वो अब आने वाली जनरेशन के साथ हम वो गलतियाँ ना दोहराएँ, तो अपने आप को उस संस्कृति में बाकी गाने तो कर ही रहे हैं अपना काम, हाँ, वो तो चल ही रहा है, फ़िल्में भी आ रही हैं, गाने भी आ रहे हैं, लेकिन आत्मसात करने वाली जो बात है, वो आपके अपने घर से घर शुरुआत से होनी चाहिए। शुरुआत होनी चाहिए। तो जो बिल्कुल, गलती हमने की, वो आगे ना करें, मैं और समस्त उत्तराखंड की जनता वो गलती ना करे। बिल्कुल। जी। सर ये हमारी आज की जो चर्चा रही है, हुँ, बहुत अच्छी रही है। हुँ, मतलब ऐसा होता है ना कि हम अभी तक सिर्फ़ आपको गानों में सुन रहे हैं, लेकिन जब जानना शुरू करते हैं तो बहुत सारी बातें बातों से निकल जाती हैं। जी। बात करते-करते कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा कुछ और था कि अच्छा नहीं ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स पूछूँगी, लेकिन बात करते-करते वो बात कहाँ की कहाँ निकल गई, कहाँ के क्वेश्चन्स कहाँ हो जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। सारा ऐसे कई नाम मैं भूल गया हूँ कि मेरे को जिनका लेना था, वो बाद में बोलेंगे, यार तूने मेरा नाम नहीं लिया। ये होता तो ही है। ऐसा होता है कि तो उनसे भी क्षमा प्रार्थी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया और जिनका योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा है, बिल्कुल। तो उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो आज हो रहा है, वो उनकी वजह से भी हो रहा है। बिल्कुल। और सर इसी चर्चा को हम यहाँ पे विराम देंगे, ख़त्म करेंगे और आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ आपके आने वाले गीतों के लिए। हुँ, और उत्तराखंड में ऐसे गीतकारों का, ऐसे लोक गायकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो असल में लोक को आगे लेकर आए। जो हमारे असल गीत हैं, असल फ़ोक है, उनको आगे लेकर आएँ। और सर एक इसको ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि माँ गंगोत्री के लिए, माँ गंगा के लिए आपने बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छे भजन गाए हैं। तो हमारे दर्शकों को एक प्यारे से भजन के साथ आप छोड़ें। भजन से पहले मैं आपकी बात को रखना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि रियल फ़ोक भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल। रियल फ़ोक तो होना ही चाहिए, वो हुँ, तो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी आत्मा है, वो हमारे खूनों में प्रभावित हो रही हैं, जी। लेकिन सब चीज़ करो। आजकल हाँ, के बच्चे यदि वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ प्रयोग करना चाह रहे हैं, वो हिप हॉप बनाना चाह रहे हैं, बनाइए। और रैप बनाना चाह रहे हैं, बनाइए। आप लाउंज मिक्स बनाना चाह रहे हैं, बनाइए। तो कि जैज़ बनाना चाह रहे हैं, पॉप बनाना चाह रहे हैं, बनाइए, खूब हुँ, बनाइए। रज-रज के बनाइए, लेकिन फ़ोक को मत छोड़िए। बिल्कुल। अपनी जड़ों हाँ, को मत जड़ों भूलिए। को मत भूलिए। माता-पिता को याद रखिए कि हाँ,
जो हमारा फोक माता-पिता के रूप में है उसको याद रखिए। अब हम्म। मोहल्ले के अंकल आंटियों को भी ठीक है, प्रणाम करिए, नए प्रयोगों के तौर पे आप हाँ। उनको बनाइए लेकिन रोकिए मत। हम्म। किसकी प्रतिभा किसके अंदर क्या छिपी हुई है, यदि हम उसको वहाँ पे उसको रोक देंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो बिल्कुल। सकता है कि वो कुछ ऐसा प्रयोग कर दे कि जो पूरा देश-विदेश तक हमारा उत्तराखंड का फ़ोक म्यूज़िक पहुँच जाए, उस नए प्रयोग के साथ। और यदि हमने उसको रोक दिया, वो जो पुराने कलाकार हैं उनका धर्म है कि कि उसको उनको, हाँ। ये ना करें कि ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं। कि हाँ, हम्म। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, उसकी भी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि उस कायदे-कानून के जो हमारे हैं, उसके अंदर हम्म। यदि आप प्रयोग करके कुछ अच्छी चीज़ आप समाज के अंदर देना चाह रहे हैं, तो दीजिए, निश्चित तौर पे दीजिए। हाँ, फ़ोक तो है ही, उसको जीवंतता के साथ, उसको स्वच्छता के साथ पेश करिए, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ है कि माँ गंगा का भजन है तो मैं गा देता हूँ। जी। तो जलसा होता है जो शीतकालीन प्रवास में माँ गंगा का हमारा गाँव जो मुखवा है, मुक्फा में। वहाँ से जब डोली अक्षय तृतीया के लिए निकलती है, जब हम्म। गंगोत्री के द्वार कपाट खोल लिए जाते हैं, तो उसपे ही गाना है जलसा, उसकी मैं 2 जी, लाइन। बिल्कुल। ओ तेरा जलसा निराला माँ, ओ बोले शिव का शिवाला माँ, ओ बोले फूल भी कलियां भी, ओ बोले मुखवा की गलियां भी, हो भोले सजे हैं तो चंडी सजी है तो भैरवनाथ की घाटी, हो डोली में बैठ के प्यारी सजी है रे गंगा माँ जगदाती, ओ तेरा रूप है सादा माँ, ओ जैसे सूरज की आभा माँ, ओ तेरा जलसा निराला माँ, ओ जैसे शिव का शिवाला माँ। धन्यवाद। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर भजन है सर। जितनी अच्छी आपकी खनक आवाज़ में गढ़वाली गानों में है, उतनी ही बेहतरीन हिंदी गानों में भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ सर, अपनी पूरी टीम की तरफ से। बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके देखने वाले दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में आपने फ़ोक को जाना, लोक को जाना और हमारे उन गीतों को जाना, जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। माँ गंगा के इस प्यारे से भजन के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं, तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। तब तक के लिए देखते रहिए आईटीजी टॉक्स। धन्यवाद।